मैं आदित्य सर। मैं बात करेंगे आपको फिजिक्स के जो नई क्लास स्टार्ट हुई है, क्लास 12, जो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में होता है ये फिजिक्स बहुत मुश्किल है। आप चाहे शहर में हो या गांव में हो या कहीं पे भी, आपको किसी ने जरूर बताया होगा यार फिजिक्स बहुत मुश्किल चैप्टर होता है या बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, इसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका आदित्य सर इस टॉपिक को इतना आसान तरीका से समझाएगा कि आप कहोगे सर क्या मजा आ गया फिजिक्स पढ़ के, जबरदस्त लगने वाली है आपको। एक्चुअली मैं आदित्य सर पहले से ऑलरेडी दो इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं, और बहुत ऐसे हमारे बच्चे हैं जो आपको 95%, 99% तक मार्क्स लेके आ चुके हैं, जो हम आपको दिखाएंगे उनका प्रूफ भी। तो इसीलिए अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं ऑनलाइन नया सीरीज, जो क्लास 12 का होगा, क्लास 11th का भी होगा और क्लास 10th का भी होगा, जिसमें मैथ और साइंस के आपके सारे डाउट्स चुटकी में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जो आपको बता रहे हैं कि देखो, जब भी आप क्लास 12 में आते हो तो सबसे पहला आपका काम करना है कि आपके जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप सबसे पहले अपनी नोटबुक पे क्लास 12 के फिजिक्स के सारे चैप्टर लिख लो और उसे लर्न कर लो। 5 मिनट लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12 में तो आ जाते हैं लेकिन उनको चैप्टर के बारे में भी नाम नहीं पता। भाई कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? चैप्टर 2 चल रहा है, उनका नाम बताओ यार। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि आप पहले चैप्टर के 1 बाय 1 नाम याद कर लीजिए, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, दूसरा जो हम करते हैं, ये जो वीडियो आप देखोगे उसमें हम 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर वो 2 क्वेश्चन का आप अगर सही जवाब दे दिए तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 12 में आपकी जो पढ़ाई में खर्चा होने वाला है, आप उससे भी टेंशन फ्री होते जाएंगे। हर वीडियो में आपका जितना क्वेश्चन, आपको हर वीडियो में 2 सवाल पूछे जाएंगे, जो स्टार्टिंग के 20 बच्चों को वो गिफ्ट दिया जाएगा और आप अपनी एड्रेस सेंड करोगे, उस पर आपको कोरियर द्वारा आपके पास गिफ्ट पहुंच जाएंगे। तो क्या है वो सवाल और क्या आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर, उस पर हम ध्यान करते हैं। आपने जैसे ही देखा क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप किसी भी बोर्ड में हो, 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन 100% पूछता है। और इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म यूज होते हैं जो बच्चे को मुश्किल लगता है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। आपने देखा कि ये है इलेक्ट्रो और ये है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज होता है एक तरह का, इलेक्ट्रॉन्स, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यहां पे हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हम बात करेंगे स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, जो कि रुका हुआ, जैसे अभी आप बैठे हो रेस्ट में। और इलेक्ट्रॉन जो हम बात करेंगे डीप में कि इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं। जो तो एक अच्छा सा पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और अपने नोट्स बनाइए। सिर्फ ये नोट्स पढ़ के, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, हरियाणा बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो, आपको नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और गारंटी दिलवाता हूं आपको फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर का नाम को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। क्योंकि जब भी आप किसी को बताओगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हमने पढ़ा है तो बोलेगा वो होता क्या है। तो हम इसके बारे में बात करें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट, किसके बारे में? अबाउट मतलब होता है बारे में, रेस्ट चार्ज, रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे चार्ज जो है वो रेस्ट कंडीशन पे होगा, रुका हुआ होगा। जैसे आप अभी चेयर पे बैठ के या घर पे किसी जगह बैठ के पढ़ रहे हैं रेस्ट में, यानी अगर एक जगह पे हमने चार्ज फिक्स कर दिया तो ये थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, वो फिक्स हो गया, रेस्ट में है। तो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखो सब कुछ पता चल गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? रेस्ट चार्ज के बारे में। अब आता है कि रेस्ट मतलब भी समझ में आ गया, ये चार्ज क्या होता है, इसके बारे में बहुत बड़ी हिस्ट्री है लेकिन हमें उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ज एक्चुअल में होता क्या। तो आप बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखो
अगर हम चार्ज को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हर इंसान के अंदर चार्ज पाया जाता है या हर बॉडी के अंदर चार्ज होता है, लेकिन वो शो अप नहीं होता, दिखता नहीं है। चार्ज शो अप होने के लिए जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका से है, लेकिन अगर हम साधारण भाषा में बात करें, जैसे आपके अंदर गुस्सा बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या आप हमेशा गुस्सा में होते हैं? नहीं, किसी न किसी कारणवश आपके गुस्से आ जाते हैं, यानी आपकी इंटरनल प्रॉपर्टीज है, अंदर की गुण है। तो यहां पे हम बात करेंगे चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हम बात करते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए बेस्ट है। तो लिखेंगे आप, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या है? चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अंदर की गुण। जैसे आपके अंदर गुस्सा कहां पे? इंटरनल है, कोई देख थोड़ी ना रहा है, लेकिन अंदर हमारे प्रॉपर्टीज पाया जाता है। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है किसका? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। अब मैं आपको क्यों बोलूं कि आपके अंदर भी चार्ज है? बिकॉज आपने सुना होगा डाल्टन ने क्या बोला था, मैटर जो है वो किससे बना हुआ है? एटम एंड मॉलिक्यूल से। और एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसीलिए हम यहां पे बात करते हैं चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, यानी अंदर की गुण है। तो आप समझ लेना। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है हम डिस्कस करने वाले हैं आगे एक एक पॉइंट्स को। तो आपने देखा यहां पे हमें इनका मतलब पता चल गया। अब आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे आपके पास एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स कितने तरह के होते हैं? क्या? चार्ज। चार्ज कितने तरह के होते हैं? तो हम बात करेंगे पहला पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या करेंगे? दूसरा हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हुआ हम आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर, कि आखिर ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस हुआ और नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब हमें इसके बारे में क्या करना है? चार्ज के आपने डेफिनेशन पढ़ा, चार्ज के टाइप्स पढ़ा, और नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ेंगे कि चार्ज को हम मेजर अगर करते हैं तो कौन सा यूनिट यूज करेंगे। आप कभी दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि दुकानदार को कि मुझे 1 केजी चीनी चाहिए, आपने ध्यान से देखा कि 1 केजी बोला था। उसी तरह से अगर चार्ज को अगर आपको मेजर करना है तो कौन सा यूनिट का इस्तेमाल करोगे? बताओ, सबको पता होगा, नहीं पता है तो सुनिए। चार्ज को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है कूलम्स। कूलम्स एक साइंटिस्ट है जो आगे हम बात करेंगे, उसी के नाम पे क्या है? चार्ज का यूनिट दिया गया। तो हम बात करेंगे, यहां पे आप लिख लो SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम्स। कूलम्स हम C से डिनोट करते हैं। चार्ज को आप डिनोट कैसे करोगे? इट इज डिनोटेड बाय, आप कैपिटल Q से कर सकते हो या स्मॉल q से कर सकते हो, ये चॉइस आपका है। जो हम इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में, तो ये क्लियर है यहां तक। अब हम चार्ज के बारे में जब हम इतना कुछ जान गए तो हमें इसकी पूरा अंदर की प्रॉपर्टीज, क्वालिटी, इनकी क्या क्या होता है, हम सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की क्या विशेषताएं हैं। कई लोगों से आप मिलते हो तो कहते हैं ना भाई तुम्हारे अंदर क्या विशेषताएं, क्योंकि जब तक आप किसी की क्वालिटी के बारे में नहीं जानोगे तब तक आगे आप कुछ नहीं समझ सकते, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी,
चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज है क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है? अगर आप हिंदी मीडियम में तो यहाँ पे अदिश राशि हम कहते हैं, तो उसके बारे में छोड़ो, हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी को। स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से समझो, एक ऐसी चीज जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे डायरेक्शन का मतलब होता है जब आपको किसी ने कहा कि सामने चेयर है, अब वो कहा कि भाई उसे फोर्स लगा, धक्का दो, किधर दूं? आपका पहला सवाल होता है इसको लेके किधर जाना है, क्योंकि आपको पता है अगर बोलता है राइट में लेके जाना है तो आप इधर से लेफ्ट टू राइट की तरफ फोर्स लगा, लेकिन कहेगा लेफ्ट में ले जाना है तो लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इस तरीका से डायरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज में किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं होती है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होता, भाई जहां पे है वहां पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट डन है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है लाइक चार्ज repel each other. And unlike charge attract each other. ठीक है, लाइक चार्ज का मतलब वो है अगर दोनों प्लस प्लस में, दोनों का अगर नेचर सेम है तो वो लाइक है, अगर दोनों का नेचर अलग अलग है तो वो अनलाइक है। जैसे हम लाइक चार्ज की अगर बात करते हैं का मतलब है अगर ये प्लस चार्ज है तो दूसरा भी प्लस चार्ज, तो ये लाइक चार्ज हो गया। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब धक्का देना। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हम दो बंदे सेम नेचर के भी आपस में झगड़ते रहते हैं। यहां पे हम बात करेंगे लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ये रिपेल करते हैं। ठीक है, और आप कहोगे इसमें माइनस आ सकता है, यस। अगर ये माइनस माइनस चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब आप बताओ मुझे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? अगर प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? प्लस ही आएगा, यानी प्लस का मतलब 0 1 2 3 4। तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। अगर दोनों माइनस माइनस को अगर आप रिपेल करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? अगर आपको पता कर दूं ये -2 कितना होगा आंसर? 2 2 जा 4 प्लस 4 होगा, प्लस में आया, 0 से बड़ा है, बिल्कुल। तो आपको यही चीज समझना है कि ये माइनस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा? प्लस में आएगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 व्हाट यू मीन? अब मुझे इससे क्या मतलब है? तो आपको बताना है एग्जाम में कि अगर Q1 Q2 दोनों ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब या तो दोनों प्लस चार्ज है या तो दोनों माइनस चार्ज है। इट मींस बोथ आर द लाइक चार्ज एंड दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल करेगा। और आपको पूछेगा इन दोनों के बीच में जो फोर्स आता है उसका नेचर बताओ, तो आपको कहना है रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसी के बारे में अनलाइक चार्ज के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पे आपको अनलाइक चार्ज में जैसे एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस है, ये दोनों क्या है? अनलाइक चार्ज। प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्लस वाले इस माइनस को अट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस वाले इसे अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे आप कहोगे कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए हमने क्या लिखा है? अभी फोर्स मत लिखो, आप अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और इनका दोनों को अगर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो, -2 एंड +2 कितना होगा जी? -4। -4 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से छोटा है।
तो इसको आप, मैं वैल्यू समझ में आपको ज्यादा आएगा क्योंकि नंबर्स इसको, अब यहां पे देखो, अगर यहां पे हमने लिखा Q1 Q2 इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, दोनों अनलाइक चार्ज है और दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है, सॉरी यहां पे क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्ज। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, उसमें अलग अलग पार्ट का अगर अलग अलग चार्ज है, तो टोटल चार्ज आपस में प्लस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करेंगे कि एक सिस्टम इस तरह का है, ये इसका 10 कूलम चार्ज है, इसका 5 कूलम चार्ज है, इसका -3 कूलम चार्ज है, तो पूछेगा इसका टोटल चार्ज बताओ क्या होगा। टोटल चार्ज में आप इसको, या फिर अगर हम बात करते हैं, चलो यहां पे पहले प्लस कर लो आप लोग, कितना आएगा ये 12 कूलम। बट टेम्परेचर इज नॉट एडिटिव इन नेचर। टेम्परेचर को आप ऐड नहीं करोगे। यहां पे हम चार्ज के बारे में बोल दिए कि चार्ज को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, यहां पे आप कई बार थर्मामीटर लगा के चेक करते हो, आपने देखा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ का 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपने अपने पाँव का टेम्परेचर मेजर किया, वो भी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने अपना हेड का टेम्परेचर मेजर किया, वो भी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको किसी ने पूछा कि भाई ये बता कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आप प्लस कर दो। ऐसा होगा कि आपके 98 प्लस करो कितना ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसका मतलब यही है कि टेम्परेचर को हम ऐड नहीं कर सकते। एक सिस्टम के अंदर अगर अलग अलग पार्ट्स का नहीं, ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर जो है वही होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम ऐड नहीं करते हैं, बट यहाँ पे चार्ज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज होता है कि चार्ज को ऐड कर सकते हैं। एडिटिव मतलब प्लस करना, नेचर में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी डन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आना ही है, ऐसा प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज ही लिखूं। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब है, क्वांटाइज का मीनिंग बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या होता है चार्ज क्वांटाइज, लेकिन आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा भाई ये क्वांटाइज होता है। आपको हमने कहा एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, हमने दोनों को आपस में रगड़ लिया, रब किया, जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हो। हमने कहा इस बॉडी से 3 घंटे में 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कितने, 3 घंटे में 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। मैं पूछता हूं बताओ 1 घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो आपने झट से मैथ वाला दिमाग लगा दिया, 15/3। 1 मिनट, इसको आप थोड़ा सा 10 कर दो। 3 घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा कि सर 3 घंटे में हमने 10 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया ए से बी में, तो 1 घंटे में कितना ट्रांसफर होगा, 10/3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको डिवाइड करोगे तो अराउंड कितना आएगा, 3.33 इलेक्ट्रॉन। तो आप कहोगे सर करेक्ट है, 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3.33। लेकिन आपको मैं बता दूं ये गलत है। ये क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता ही नहीं। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर 3 घंटे में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो 1 घंटे में पॉइंट में नहीं आना है, इंटीजर में आना है। इंटीजर किसे कहते हैं, 0, +-1, +-2। तो यार या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। कभी डेसिमल में या फ्रैक्शन में कभी भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन आप नहीं निकाल सकते। 1 घंटा में या तो 3 इलेक्ट्रॉन गया होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गया होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गया होगा, लेकिन 10/3 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। ये बात कह रहा है कि चार्ज का एक खास प्रॉपर्टी है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज करता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, कभी भी 3.1, 2.5 कभी नहीं जाएगा। यदि दो बॉडी को आपस में रब करते हो तो चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा, जिसे हम
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जो एग्जाम में पूछता है क्या वो क्वेश्चन हम लिख के देखेंगे। ओके, तो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं क्वेश्चन साथ साथ करवा देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहेगा। एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप एक बार अपने 10 ईयर का क्वेश्चन पलट के देखिए, चाहे किसी भी बोर्ड में आप हो, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। तो कह रहे हैं व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आपको लिखेंगे व्हेन अ चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम one body to another body is always integral multiple of basic electronic charge। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये क्वेश्चन है और इसका जवाब व्हेन अ चार्ज इज ट्रांसफर, कह रहे जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, व्हेन मतलब जब चार्ज इज ट्रांसफर, कहां से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, वन बॉडी यानी एक बॉडी से अनदर बॉडी यानी दूसरे बॉडी में, इज ऑलवेज हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल, ऑलवेज का मतलब हमेशा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब जो 1 2 3 है उसका मल्टीपल जाएगा और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहां पर एक फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी चार्ज अगर ट्रांसफर होगा तो इस इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। जैसे या n की जगह पे 0 हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी ये आएगा किसमें, इंटीजर में वैल्यू आएंगे। ओके, अब इस पे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, एक दो क्वेश्चन साथ साथ हम करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE आ गया, तो यहां से अगर n की वैल्यू निकालोगे तो E बाई, ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होते हैं, 11th क्लास में मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज एक्सपेरिमेंट करके कितना बताया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, माइनस में होता है। अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। अब बच्चे को ज्यादातर कंफ्यूज किया जाता है कि आप ये बताओ कि यहां प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम और यहाँ प्रोटॉन पे +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। इन दोनों में कौन सा चार्ज बड़ा है? आपका ये क्वेश्चन है कि विच वन चार्ज इज ग्रेटर देन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किस पे ज्यादा चार्ज होता है? करेक्ट आंसर दोगे। एक जो मैंने बोला था आपको 2 सवाल पूछूंगा, उसमें से एक सवाल यही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास होता है? ऑप्शन ए, दोनों के पास सेम चार्ज होते हैं। ऑप्शन बी, प्रोटॉन के पास ज्यादा चार्ज है इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन सी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, बस डायरेक्शन डिफरेंस होते हैं। ऑप्शन डी, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेबल। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आपको करेक्ट जवाब देना है, ठीक है। तो इसका जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोनों में, बाकी आप लोग आंसर सोच के रखिए। अब आपके पास इसके बिहाफ पे हमने कहा n की वैल्यू क्या आना चाहिए, n यहाँ पे या तो 0 1 2 3 कोई भी नंबर आ जाए। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जा चुका है, इस कह रहा है कि इस 6.4 10 का -20 कूलम चार्ज
एग्जिस्ट, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि क्या ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है। आपको कैसे पता है? बिल्कुल बता सकते हो, आपके पास सिर्फ क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। ओके, तो देखो क्या करना है, यहां पर आपको q की वैल्यू लिखना है 6.4 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको दिया है, माइनस साइन यूज कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो, उसके हमें साइन कन्वेंशन है। n निकालेंगे q बाई ई, तो देखो 6.4 10 टू द पावर माइनस 20 कुलम, और यहाँ पे 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम। कुलम से कुलम कैंसिल। ये देखो, जब भी आपने पढ़ा होगा कि अगर दो नंबर्स के पावर अलग अलग हो और उसका बेस सेम और डिवाइड में होता है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। 7th 8th क्लास से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये 10 का पावर माइनस 20 और 10 का पावर माइनस 19, इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना। और इनको देखो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 64/16, ये भी एक डिजिट के बाद है और ये भी एक डिजिट के बाद है, इसीलिए आप इसको इस तरीका से भी कैंसिल कर सकते हो या दूसरा तरीका भी, और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 20 माइनस 19, ये देखो कितना आ रहा है 4, और जब आप इसको किए तो -1 आ गया, क्योंकि देखो अगर आप और भी सॉल्व कर लो, -1, 10 के पावर -1 को आप इस तरीका से लिख सकते हैं, 10 के पावर 1, माइनस है मतलब रेसिप्रोकल नंबर है, तो आप यहां पे देख लिए, तो यहां पे हम लिखेंगे 4/10, 4/10 को आप क्या लिखोगे 0.4, n की वैल्यू कितना आ गया 0.4, आना क्या चाहिए 0 1 2 3, तो आप कहोगे कि ये तो नहीं आ रही, तो डेसिमल में आ रहा है, आप बताओ चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, आप लिखोगे आंसर में चार्ज नॉट एग्जिस्ट, आप बोलोगे कि ये वाली जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 4 ही आ जाता डायरेक्टली, तो आपको क्या लिखना था, चार्ज एग्जिस्ट। कोई भी बुक अगर आप सॉल्व करते हो तो इसमें 2-4 क्वेश्चन इस तरह के हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे 2 क्वेश्चन, एक तो ये कि व्हाट यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, आप नोट्स अच्छे से बनाते जाओ, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी इस पे लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, मेरी भाषा अगर आपको समझ में नहीं आती, या अगर आप बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको लगता है कि सर थोड़ा और हिंदी में बताओ डिटेल्स में, तो किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाओ। आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपको फिजिक्स की सारी टेंशन खत्म हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो जो आपको बचपन से याद है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, शायद आपको डेफिनेशन भी पता होगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, इज ऑलवेज कंजर्व। बच्चे को याद रहता है हमेशा के लिए। तो हम शुरू करते हैं, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो है कंजर्व होती है, इसका मतलब क्या होता है, कंजर्व का मीनिंग ये है कि चार्ज हमेशा स्टोर होता है। जैसे आपने एनर्जी में पढ़ा होगा कि एक एप्पल है आपके पास, और उसके पास जो भी अगर 100 जूल की एनर्जी है, और आपने इस एप्पल को गेन कर लिया, तो ये सारे एनर्जी आप में ट्रांसफर हो गए और आप में 100 जूल हो गए, यही है, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो गई। यहां पे भी सेम काम होगा कि चार्ज जो है हमेशा कंजर्व रहेगी। अब ये कंजर्व का चार्ज का डेफिनेशन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉडी लिए, एक ब्लॉक ले लेते हैं, इस पे 15 कूलम चार्ज है, ये किसी कारण बस ब्रेक हो गया, टूट गया, और उसने बदले में 3 छोटे छोटे ब्लॉक क्रिएट कर दिया।
अब ये 15 कूलम चार्ज है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि 7 कूलम चला गया, इसमें 5 कूलम चला गया, इसमें 3 कूलम चला गया। अब आप देखो कि इसके पास जो पहले एक ब्लॉक था जिसके पास 15 कूलम चार्ज थे, अब क्या हो रहा है, अब ये सेम कूलम चार्ज 3 अलग अलग पार्ट्स में बिखर गए। इधर देखो, अब हम आपको पूछेंगे कि ये जो वाले साइड है एलएचएस कहते हैं। चार्ज एलएचएस में कितने, चार्ज इन एलएचएस साइड, एलएचएस में कितने चार्ज है, 15 कूलम। और आरएचएस में देखो चार्ज इन आरएचएस साइड, सबको प्लस कर दो, 7 5 3, कितना आएगा 15 कूलम। तो जितना एलएचएस में चार्ज था उतना आरएचएस में, इसी को हम कहते हैं कंजर्व होना। ये सिर्फ अलग अलग फॉर्मेट में चेंज हुआ लेकिन चार्ज क्या है, कंजर्व है। ये तो हो गया एक नॉर्मल एग्जांपल। हम बात करेंगे जो साइंटिफिक एग्जांपल होता है उसके बारे में। लेकिन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछता है हम पहले उसकी बात करते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आप फिर से 10 ईयर एग्जांपल चेक कर लीजिए, जितने एग्जाम है ऑलमोस्ट 98 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चाहे सीबीएसई का ले लो या स्टेट बोर्ड का ले लो। कौन सा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या समझते हैं आप, इसका मतलब व्हाट डू यू मीन, आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं किसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आप क्या जानते हैं। ऐसे नॉर्मल सवाल आपसे भी कोई पूछ सकता है, मैं भी पूछ सकता हूं, क्या जानते हो आप। तो आप ये ब्लॉक वाले एग्जांपल दे सकते हो, वैसे आपको बताना क्या है तो वो हम बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है साइंटिफिक तरीका में, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को ना तो कोई क्रिएट कर सकता है यानी पैदा कर सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो कोई इसे बर्बाद कर सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system is always conserved. क्या समझ में आया, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम क्रिएट करना मतलब बनाना, खुद से क्रिएट करना नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो मैं उसे बर्बाद कर सकता हूं। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो हमेशा कंजर्व, जैसे एक अलग सिस्टम था बाद में ट्रांसफर हुआ लेकिन चार्ज क्या है, कंजर्व है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो साइंटिफिक एग्जाम्पल आपको देना भी पड़ेगा, पेयर ऑफ प्रोडक्शन। पेयर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे एक सिंगल पेयर प्रोड्यूस होकर के एक नया पेयर क्रिएट करता है। जैसे हम बात करते हैं ये गामा रे को क्या कहते हैं हम, गामा रे। गामा रे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, नो चार्ज मतलब न्यूट्रल। इस गामा रे जब ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन देता है, ये जो माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन जो कि प्रोटॉन, ठीक है। तो अब देखो आपको भाई गामा रे पहले से इसमें नो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल है, यानी इधर चार्ज कितना है 0 कूलम, इसमें होता है -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, और पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। आप खुद बताओ, माइनस में इतना और प्लस में इतना दोनों कैंसिल हो गए, कितना होगा 0 कूलम। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 0 कूलम। तो देखो जो हमारे पास गामा रे था पहले कितने चार्ज था उसके पास 0, बाद में उसने दो नए पार्टिकल्स प्रोड्यूस किया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन, लेकिन इन दोनों को मिलाकर रिजल्ट कितना आया 0 चार्ज। इसका मतलब यही है कि चार्ज जो है एक ओवरऑल सिस्टम में कंजर्व होती है। तो ये चीज है। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो,
एनहेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर ये दोनों को हम ज्वाइन करते हैं आपस में, अगर ये मिलेगा फिर से ये क्या देगा, गामा दे देगा। तो इस तरीका से चार्ज क्या होगा, कंजर्व होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मेथड ऑफ चार्जिंग। आखिर हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेन मार्कर है, वैसे पेन मान लो, तो उस पेन को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। कई डिफरेंट मेथड है जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपने बचपन में कई बार किए होंगे कि पेन को आपने बाल में बहुत देर तक ऐसे रब किए होंगे, और बाद में जब आप पेपर के छोटे छोटे पीस के पास लेके जाते हो तो क्या होता है, वो उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने बचपन में बस मजे के लिए किया हो, लेकिन ये चैप्टर बताएगा आखिर ऐसा उसमें क्या होता था जिसकी वजह से वो छोटी छोटी चीजें को इजीली अट्रैक्ट कर लेते थे। ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में यानी किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में जाएगा क्या मोबाइल चार्ज की बात हो रही है, नहीं, आपके ना तो हम मोबाइल चार्ज करें ना ही बैटरी चार्ज करें। एक नॉर्मल बॉडी हम आपको चार्ज कर सकते हैं, आपके पास जो भी, चाहे वो बॉडी रेस्ट में है, स्टेशनरी क्या कहते हैं आपके पास, पेन, पेंसिल, पेपर, बैग, एनीथिंग जिसे आप चार्ज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हम इसके लिए अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड हमारे पास है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड से कैसे चार्ज कर सकते हो। फ्रिक्शन मेथड आपके पास, आप ट्राई कर सकते हो फ्रिक्शन मेथड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक ग्लास रॉड लेते हैं और यहां पे सिल्क क्लॉथ लेते हैं, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, अगर आप दोनों को आपस में, जैसे कपड़ा इसमें ले लिया सिल्क क्लॉथ, और ग्लास रॉड को इसके ऊपर रब कर रहे हैं। कई बार ऐसे किए होंगे आप लोगों ने, नहीं किए होंगे तो आप देखिए, या तो आप लोग मैक्सिमम क्या करते हो, बाल में ऐसे से कंघी करते हो या तो पेन करते हो, और उससे आप ट्राई करते हो। मैं कहता हूं ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, सिल्क का क्लॉथ लेके ग्लास रॉड को इसके ऊपर अगर हम बार बार रगड़ते हैं तो हमें ये पता चलेगा, सिल्क क्लॉथ आपके पास, इसके अंदर ग्लास रॉड के ऊपर क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इधर की तरफ। तो ये वाला जो रॉड है वो आपको पॉजिटिव हो जाएंगे चार्ज, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करोगे, रगड़ोगे, बहुत देर तक घिसोगे, तो ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है सिल्क क्लॉथ के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में आपको पूछेगा कि कौन किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, आपको लिखना होगा सिल्क क्लॉथ कैरी नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड कैरी पॉजिटिव चार्ज। डन। तो दो बॉडी को अगर आप आपस में इसी तरह से, एक हमारे पास और भी है मेथड, इवरनेट रॉड, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो हम आगे देखते जाएंगे, आप समझ में आगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। या दूसरा एग्जांपल है कि आप अपने हेयर को पेन के साथ रब कीजिए, तो आपके पास पूछेगा कि किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव चार्ज आता है। जो आपके पास पेन होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है, जो छोटे छोटे पेपर पीस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आपको जवाब करना है कि पेन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जो छोटे छोटे आयरन पीस को, पेपर पीस को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट कर लेते। मैंने आपको बोला था कि दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, पहला क्वेश्चन पूछ चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन की है। आप अगर ये करते हैं तो आपको मैं क्या कहा, पढ़ने में जो भी चीजें की आपकी जरूरत पड़ेगी ये आपको इस वीडियो के थ्रू आपके घर पे पहुंचते जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको याद होगा। ये दूसरा सवाल क्या है कि जब आप पेन को बाल में रब करते हो और उसको पेपर के छोटे छोटे पीस पे लेके जाते हो, तो वो पेपर के छोटे छोटे पीस को अट्रैक्ट करता है, तो पेन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। स्टार्टिंग के 20 बच्चे सही जवाब देने वालों को गिफ्ट मिलेगी। ओके, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें
ताकि ये भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कौन सा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन से पहले आप कंडक्शन पढ़ लो। कंडक्शन मेथड ये बहुत आसान काम है। कंडक्शन में क्या होता है, कांटेक्ट में रखना होता है, कंडक्शन कांटेक्ट। अब कहते हैं कि चार्जिंग बाय, ये तो बहुत आसान चीज है कि अगर एक बॉडी पहले से चार्ज है, जैसे हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए और दूसरा बी, इस बॉडी के ऊपर पहले से चार्ज है और बी पे चार्ज 0 है। आप क्या करो, थोड़ा टाइम के बाद इन दोनों को कांटेक्ट में रख दो, ये ए और ये बी। आप जब ए और बी दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में रख दोगे, कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि चार्ज जो है पूरे बॉडी में फैल चुका है, यानी अनचार्ज बॉडी जो थी वो भी चार्ज हो गया। तो यहां पे चार्जिंग बाय कंडक्शन का मेथड में आपको पूछेगा ये होता क्या है, जब एक अनचार्ज बॉडी को, जो चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर हम कीप इन कांटेक्ट विद द चार्जेड बॉडी, तो बोथ बॉडी विल बी चार्ज। कब तक, ये कहता है कि इसमें से चार्ज इसमें ट्रांसफर होने लगती है, वो तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल वर्ड आगे नेक्स्ट चैप्टर इसी का आता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें से इसमें चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ओके, एक और है इसका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड, जैसे आपने देखा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो बॉडी को रगड़ते रहते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ क्या करना है, आपको कनेक्ट कर देना। लेकिन एक ऐसा मेथड जो बिना छुए हम दूसरे बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो पूछेगा कि कैसे आप चार्ज कर सकते हो, तो ये मेथड जो बेस्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो आगे चल के किसी ने बहुत बड़े कारनामा दिखाए हैं जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, जैसे आपने एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड ले लो या इवानेट रॉड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से है। हम आपको यहां पे बता देते हैं, ये देखो इंडक्शन मेथड में क्या होता है। आपने क्या किया, एक स्फीयर ली, ये आपके मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर जिसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इसके पास एक पॉजिटिव रॉड लेके आए जिसके ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज है, उसके कांटेक्ट में लेके आए। अब इस पूरे बॉडी के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये वाली बात भी आप कहोगे सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आ, आगे हम बात करेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज वाले, ये प्लस चार्ज उसको सबको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। जैसे यहां पे गया, इसमें से जितने भी नेगेटिव चार्ज है ये सब इधर इधर आ जाए। तो ये सारे आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही बर्बाद कर सकते। अब देखो आपने कहा कि सर ये बॉडी न्यूट्रल, इसके लिए एक इससे पहले एक डायग्राम बना लेना, आपके बुक में भी ये दिया होगा। ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। आपने एवरनॉट रॉड लेके आया, एक पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड लेके आया किसके पास, इस ब्लॉक के पास। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, जैसे अब इसकी एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो। आपने कभी अगर YouTube पे वीडियो देखा होगा या कई बार जाके देखा होगा, या आपके गांव घर में रोड पे देखे होंगे, बहुत सारे लोग एक बड़ा सा रॉड लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मैग्नेट लगा देते हैं।
और उसको रोड पे घसीटते हुए लेके जाते हैं। क्या होता है ये, जितने भी आयरन पार्टिकल्स होते हैं, लोहे की चीज होते हैं, उसमें चिपक जाते हैं और लोग इकट्ठा करके फिर उसे बेच देते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल मैं दूं आपको, आप गंगा नदी के पास चले जाइए, किसी भी मंदिर के पास, वहां पे लड़के लोग बहुत सारे बड़े बड़े मैग्नेट को बांध करके पानी में डाल देते हैं और उसमें सारे पैसे जो है 1-2 रुपए के नोट्स उसमें चिपक जाते हैं और खिंचा हुआ आ जाता है। तो सेम तरीका से होता है कि ये जो रॉड हमने यूज किया है, इसके अंदर जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी नेगेटिव चार्ज है, सबको ये खींच लेगा अपनी तरफ, पूरा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है यार ये बॉडी तो न्यूट्रल था, इसमें नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है कि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है, यानी जितना यहाँ पे माइनस चार्ज बनता है उतना ही प्लस चार्ज बनता है और ओवरऑल बॉडी फिर से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम ग्राउंड कर देते हैं, GND, ग्राउंड कर दिया। तो क्या होगा, जो भी ये जो है यहां से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जाता है और ये सारे प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देता है, यानी ये वाला पार्ट को, ये नीचे से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पे मैक्सिमम, और जितने भी प्लस चार्ज है सबको खा जाता है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज को खा जाता है, और ये देखो क्या कर दिया, न्यूट्रल। या फिर ये समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किधर हो गया, ग्राउंड में, ये चार्ज इस साइड में खत्म हो गया, क्योंकि ग्राउंड जो है, जो आपके पास अर्थ है, अर्थ इज द गुड कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमने ये रॉड को भी हटा लिए, ग्राउंड को भी हटा लिए, अब ये नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी बॉडी में फैल जाता है, इस तरीका से हो जाता है, और ये इस तरह का ये चार्ज हो गया। आपने देखा था ये क्या था, न्यूट्रल, और ये अब क्या हो गया, चार्ज। इस तरह से आप एक न्यूट्रल बॉडी को बिना टच किए चार्ज कर सकते हैं। कौन सा मेथड से, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इसी तरह से आपके दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हो, अगर आप ये समझ में आ गया तो वेल एंड डन, नहीं तो दूसरा भी है, दो बॉडी को आपस में किस तरह सेपरेट करके आप चार्ज कर सकते हो, तो हम आगे देखेंगे। ये आपके लिए मेथड ऑफ चार्जिंग की जो 3 मेथड है, कौन कौन सा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये जो टॉपिक था अभी तक जो आपने थियोरिकल टॉपिक पढ़ा है, मैं बता रहा हूं कि ये आपको लग रहा होगा कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मैंने पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बताता हूं। ये चैप्टर में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप फोटोकॉपी की मशीन किस तरीका से काम करता है, ये इस चैप्टर में आप समझोगे, क्योंकि एक्चुअली पार्ट नहीं है ये, आप जब आगे इंजीनियरिंग करोगे, बड़े लेवल में पढ़ाई, तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। लेकिन मैं इसी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि फोटोकॉपी मशीन किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि जब आपको ये चीज क्लियर होगा ना, तो आपके दिमाग में यार मैं भी बना सकता हूँ फोटोकॉपी मशीन, तो आपको बताएंगे। इसलिए चार्जिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी इसी पर डिपेंड करता है। अगर इस चीज के बारे में आप समझोगे तो आगे और भी आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम बात करेंगे कि आपने देखा कि जब दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाती है इस बॉडी से इस बॉडी में। अगर आप उसे रब करोगे तो आपस में रगड़ोगे, तो हम जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन को खाया वो माइनस चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो प्लस चार्ज। अब आपके एग्जाम में कई बार या आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर होता है तो क्या इसकी मास पे कोई फर्क पड़ेगा। अब तुम्हें आपको ये पूछा जा सकता है इफेक्ट ऑफ मास ऑन अ बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन करने से उस बॉडी के मास पे क्या कोई फर्क पड़ेगा। अब आप सोचो, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ तो मास होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन के पास मास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ kg। बहुत कम होता है, 0.0000 बहुत कम होता है, बट होता है।
कह रहा है अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के बी में चला गया तो क्या इसके मास पे फर्क पड़ेगा, क्या इस पे मास पे? तो आप बोलोगे एग्जैक्टली फर्क पड़ेगा। ये जो है इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा, स्लाइटली डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि इफेक्ट ऑफ मास ऑन द और अ बॉडी ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से या चार्जिंग होने की वजह से उसके मास में क्या फर्क पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी गेन करता है, चाहे वो 1 करे या 2 करे या 10 करे, तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उनमें से रिलीज होती है, तो उसका मास हल्का कम हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है। अब आपसे एग्जाम में एक डिफरेंस पूछा जाएगा कि मास और चार्ज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये चार्ज है और ये मास है, मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। जबकि इसमें आपने देखा कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उससे मास पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। तो चार्ज जो है ना, चार्ज के बारे में आप लिखोगे चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज हो सकता है क्या, पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास हमेशा पॉजिटिव होगा। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। कभी आपने सुना होगा कि इस लड़के का मास 0 है, हो ही नहीं सकता, 0 है तो मतलब वो है ही नहीं। अब किसी का मास माइनस में चला गया, ये भी संभव नहीं है। तो मास ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, चार्ज डज नॉट डिपेंड, चार्ज जो है डिपेंड नहीं करता किस पे, वेलोसिटी पे, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी या किसी भी तरह की स्पीड, अगर ये बॉडी बहुत तेज भाग रहा है या स्लो चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है, तो इससे उसकी चार्ज पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मास पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कैसे? तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया, रिलेटिविटी थियरी थोड़ा सा समझ लो। ये किसी बॉडी का रेस्ट मास है, v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, आप कहोगे कि v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर क्या है, तो v जो है यहां पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी या स्पीड ऑफ बॉडी, और m नॉट क्या है, रेस्ट मास। m नॉट क्या है, रेस्ट मास है। जैसे कि ये पेन है, इसका मास अभी मान लेते हैं 10 ग्राम है, 100 ग्राम, लेकिन अगर मैं उसे बहुत तेज फेंकता हूं तो इसका मास बढ़ जाएगा। ये रिलेटिविटी थियरी, आइंस्टाइन का कहना है कि कोई भी बॉडी की अगर स्पीड बढ़ती है तो उससे मास पे फर्क पड़ जाता है। तो ये m नॉट रेस्ट मास है। अगर आपको लगता है कि ये 10 ग्राम के जो पेन या पेंसिल है, आप इसको कह दो कि मैं 1 केजी का बनाना चाहता हूं, तो यहां से निकालो। लेकिन ज्यादातर ये फॉर्मूला माइक्रोस्कोपिक लेवल की बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। मोस्ट ऑफ द बॉडी जो बड़े साइज में है उनकी स्पीड हम एवरेज लाइट के कंपेयर में नेग्लिजिबल रखते हैं, तो इसीलिए उसका मास ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो उसके स्पीड से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड में मूव करता है, एक बार सी भी देख लो, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर। और
आइंस्टाइन ने कहा है दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो सके। लेकिन अगर आपको इस पेंसिल का या मार्कर की स्पीड इनफाइनाइट करना है तो आपको लाइट की स्पीड में से फेंकना पड़ेगा। तो यानी मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी बढ़ाने से मास बढ़ जाएगी, चार्ज पे कोई फर्क। एक और डिफरेंस लास्ट, चार्ज जो है दो चार्ज के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव आपने पढ़ा होगा, अट्रैक्ट भी करेगा रिपेल भी करेगा, लेकिन मास वाला जो फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। आपने न्यूटन लॉ पढ़ा होगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, रिपेल कभी नहीं करता। ठीक है, याद रखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज may be attractive or repulsive। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव। फोर्स बिटवीन टू चार्ज मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और इसके पॉइंट में आप पढ़ लो, फोर्स बिटवीन टू masses is always attractive in nature, दो मास के बीच का फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। जो हम आगे आपको मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं, ये m1 है, ये m2 है, दोनों के बीच का फोर्स Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, जो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ये न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, फिलहाल ये दोनों का डिफरेंस आप जरूर लर्न कीजिए क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नहीं नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ, जिसमें बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल करने को मिलेगा और बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेईई मेंस हो या नीट हो या आपके सीबीएसई का बोर्ड्स हो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, तो पहले कूलम्स लॉ को हम जानते हैं कि आखिर ये लॉ क्यों बनाया गया और इसकी जरूरत क्या थी। पहले चार्ज का जो ओरिजिनेशन जो आपने पढ़ा है कि चार्ज किस तरह से डेवलप हुआ और किस तरीका से चार्ज की प्रॉपर्टीज आती है। जैसे आपने देखा लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। हमने कहा एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, लेकिन कितना लगा रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। कि दो बॉडी अगर हम पास पास में रखेंगे, दोनों अगर प्लस चार्ज में है तो रिपेल करेगा, कितना फोर्स से रिपेल करता है। क्योंकि हम साइंटिस्ट लोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पे विश्वास रखते हैं। तो कूलम्स ने कैलकुलेट किया, दो पॉइंट चार्ज के बारे में उसने इस्तेमाल किया कि दो बॉडी को अगर हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो कितना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो इसके लिए क्या बना, कूलम्स लॉ। तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। बहुत छोटे चार्जेस के लिए, अगर पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो फिर कूलम्स लॉ फेल हो जाता है। एक सिंगल हम पॉइंट चार्ज की बात करेंगे Q1 और दूसरा चार्ज Q2। आपने दो चार्ज लिया Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R लिया। कूलम्स लॉ के दिमाग यानी कूलम्स जी ने क्या सोचा कि जिस तरह से दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, उसी तरह से दो चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। इसलिए अगर आप ध्यान से समझोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसमें दो ही चीज चेंज है। वहां पे मास है, यहाँ पे चार्ज, और दूसरा उसकी कांस्टेंट अलग है, इसका कांस्टेंट अलग है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। इन्होंने कहा दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 और Q2 से। ये इसका मतलब है कि अगर चार्ज जितनी ज्यादा बढ़ेंगे
फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन कह रहा है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के उल्टा प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। यानी अगर आप दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो फोर्स क्या होगा, कम होते जाएगा। तो इसको कहते हैं इनवर्सली, मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल। एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरा घटेगा। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली का मतलब होता है अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब आपको पता है कि जब दोनों का फोर्स है तो इसको हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करते हैं, ये दोनों फोर्स है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाओगे तो इक्वल करने के लिए कुछ कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। अब ये क्यों यूज करना पड़ता है वो हम आगे देखेंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, मैं फिर से इसके बारे में बता दूंगा। एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है K, Q1 Q2 की मत लिखो, यहाँ पे कांस्टेंट लिख ही दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको इक्वल करने के लिए एक वैल्यू क्रिएट करना पड़ा जिसका नाम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ये इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके पार्ट को मैं यहाँ लिख देता हूं। आप लिखोगे वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको इधर भेज दो तो F/r स्क्वायर और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का मीटर क्योंकि डिस्टेंस है, और चार्ज का कूलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट आप अपने आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, 9 × 10 के पावर, और इसको याद रखना है, आसान है क्योंकि 9 है और यहाँ भी 9 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है ये 4 पाई, तो पता है ये 4 एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पता है, लेकिन ये एक नया चीज आ गया एप्सिलॉन नॉट। पता है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी, परमिशंस लेने पड़ते हैं फ्री स्पेस का कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उसके लिए क्या है इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी, जो हम आगे और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये आपके पास आ गया ये सारे फॉर्मूले, लेकिन स्टेटमेंट कहाँ है इसका। देखो स्टेटमेंट जो कूलम्स ने बनाया बस इसी के, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप ये मैथमेटिकल टर्म आप प्रिंट कर दिए तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, ठीक है। नीचे स्टेटमेंट लिखो, क्या देखो आप लिखोगे एग्जाम के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of charges and inversely proportional to a square of distance between them. Distance between them, ये स्टेटमेंट आपने देखा था, फोर्स दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल था, यही देखा था ना, Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जो आपने मैथमेटिकल टर्म लिखा उसी को डेफिनेशन बना के लिखा गया है,
और आपको पूछेगा कि कूलम्स लॉ का लिमिटेशन बताओ, यानी उसके अंदर गलतियां क्या थी, कमियां क्या थी। तो पहला कमियां मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया है, कूलम्स लॉ ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस। लंबा चार्जेज हो गया, पूरी बॉडी पे चार्ज हो गया, तो वहां पे कूलम्स लॉ से करेक्ट आंसर आपको नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये है कूलम्स लॉ जो आपने डेफिनेशन देखा, ये पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कुछ सीबीएसई वाले एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताओ क्या होता है। तो ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है हम देखते हैं अभी। आप वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को अगर समझना चाहते हैं तो मैं कुछ टॉपिक को, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूं कि आपको 11th में कुछ याद हो या ना ही हो कोई मैटर नहीं करता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट क्लिक करूंगा। अगर आपको पहले से आता है तो ये थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर की हम बात करेंगे। देखो अगर आपके पास ये वेक्टर है, वेक्टर ए की हम बात करेंगे, या ओ वेक्टर ए, तो इसको आप लिखोगे वेक्टर ओ ए, जो कितना है ए। इसको हम टेल कहते हैं, इसे हेड कहते हैं। अगर दो वेक्टर को आप ट्रायंगल मेथड से ऐड करते हो तो ट्रायंगल मेथड में क्या कहता है कि इसके हेड से दूसरे वेक्टर को, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल डाल देने और इन दोनों को ज्वाइन कर देना। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है। और हम इसको कैसे लिखते थे, वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होता है, ये है। लेकिन कई बार आपको अगर हमें मान लेते हैं कि बी आपको निकालना होगा, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, एक ये टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर की। या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें, जैसे कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये, या हम इसको ऐसे लिखते हैं पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर ऐसा लिखा होता है 4 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, या फिर ऐसे लिखा होगा 4 आई। आई लिखा है, आई भी एक तरह का डायरेक्शन है। हम ज्यादा वेक्टर में डिटेल्स नहीं जाएंगे, ये समझ लेना कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस ये दिया है, तो इसको आई, इसको जे और इसको के से डिनोट करते हैं, यानी जेड को। तो अगर ये एक्स एक्सिस में है तो 4i दिया होगा। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, इसमें ये हो गया डायरेक्शन और ये हो गया मैग्नीट्यूड, जो इसकी वैल्यू हो गया वो आ गया मैग्नीट्यूड, और इसे हम डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आपको बात करते हैं यहाँ पे, इसको ईस्ट लिख दो ज्यादा बेटर है ताकि ये इसके साथ मैच करे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोई पूछेगा क्या होगा, तो ये 4 होगा। लेकिन हम लिखते कैसे हैं, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को अगर बात करें तो ऐसे लिखेंगे, या आप शॉर्ट फॉर्म में ओनली ए लिख सकते हैं, या तो वेक्टर ए या ए। तो आपको पास अगर यहां पे पूछेगा मैग्नीट्यूड क्या है तो सिर्फ 4 लिखो। उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, वेक्टर बी, तो मॉडुलस बी, या फिर हम बी ले सकते हैं सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की। तो यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज। और एक शॉर्ट फॉर्म में आता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए का कोई पूछेगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम एरो से नहीं इससे इंडिकेट करते हैं। तो अगर इसका ए का कोई पूछेगा यूनिट वेक्टर, तो उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। किसी वेक्टर के अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि हम अभी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये डन है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आपके पास दो चार्ज Q1 और Q2 दिया हुआ है। डन। अब देखो A और B दो चार्जेज आपके पास यहाँ पे Q1 और Q2 दिया हुआ है। यहां से जो इसका पोजीशन वेक्टर है OA का, इसका डिस्टेंस R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको ये भी फोर्स लगा रहा है, यानी ये इसको रिपेल कर रहा है, फिर ये इसको रिपेल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो यही आपको देखना होगा कि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग कैसे है। ठीक, अब यहां देखो, यहां आप लिखोगे हेयर R1 को आप लिख सकते हो वेक्टर OB, और R2 को लिख सकते हो
वेक्टर ओनली, ठीक है, सही है। अब आपको देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए बी वेक्टर क्या होगा, 1 से 2 तक, यानी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1, और उसी तरह से हम बात करते हैं किसका, बी ए का। देखो डायरेक्शन ए से बी के तरफ है, 1 से 2 के तरफ, यहां पे लिखोगे R2 1 माइनस R2। अब ध्यान से आप देखोगे, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, बस ध्यान दो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या होगा, R2 माइनस R1। तो यही प्रूफ ही करने के लिए कह देगा कि आप प्रूफ करो कि दो इक्वल चार्जेस पे जो फोर्स लगता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे नाउ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो क्या होगा, F2 पे फोर्स 1 की वजह से लग रहा है, कितना लगेगा, तो हम लिखेंगे K इंटू Q1 Q2 अपॉन में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, K Q1 Q2 R1 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं, कट करना है, तो यहां तक ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो यहां पे उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना होता है, लिखेंगे यूनिट वेक्टर used to identify the direction, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। अब कैसे, अब देखो आप 1 और 2, तो आप यहां पे लिखो वेक्टर 1 2 और उसके मैग्नीट्यूड ले लो, उसी तरह से आप 2 1 का यूनिट वेक्टर निकालो, तो उसी वेक्टर को लेना है और उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। अब आपने कहा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो हमने लिखा F2 पे 1 की वजह से क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मॉड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, और बाई इसके दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन देखो किधर से, 1 से 2 के तरफ है, तो आपको यहां पे ये वेक्टर यूज करना है 1 से 2 के तरफ, ठीक है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ये आ गया। यहां पे फिर से लिखो सिमिलर F1 पे 2 की वजह से, यानी इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो सेम सब कुछ सेम होगा, K Q1 Q2 बाई, अब देखो यहाँ पे इनके 2 से 1 के बीच में क्या होगा, R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन 1 से 2 के तरफ एक इंडिकेट कर रहा है, दूसरा 2 से 1 की तरफ। अगर दोनों का आपको सिमिलर करना है तो यहां पे हम लिखेंगे हेयर, ये पेज के लिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, आप इसके बाद से इधर ले लो, ये हेयर F1 और F2 इज नेगेटिव ऑफ F21, आप इक्वेशन 1 एंड 2 से कह सकते हो। So it is clear that force between, short form में between two charge is
equal in magnitude and opposite in direction. दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, और डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। इससे जो पहले आपने पढ़ा है वो आता है न्यूमेरिकल करने में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, राइट द कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, ये सब कुछ लिखना है, और 2 से 3 मार्क्स के 2 से 3 नंबर में ये पूछता है। तो आ गया समझ में? अगर नहीं आया हो तो आप दोबारा देख लो एक बार। हमने दो चार्ज लिया Q1 और Q2, ठीक है। OA क्या हुआ, वेक्टर R1, हमने पहला चार्ज को R1 वेक्टर से डिनोट किया, दूसरा को R2, ये डिस्टेंस ले लिया जो यहाँ पे लिखा है। अब A से B तक निकालना है हमें डिस्टेंस, तो क्या होगा, 1 से 2 की तरफ, देखो 1 है और 2 है, तो हमने क्या किया, पहले वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1, पहले इधर वाले को लेते हैं बाद में इसका। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव साइन कहां से आया। ये देखो फिर से हमने कहा कि जिस तरह से 1 से 2 की तरफ, इसी तरह ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, 2 से 1 की तरफ। तो देखो B से A की तरफ यहाँ पे एरो लगा हुआ है, B से 2 से 1, यहाँ पे 1 माइनस 2। अगर इन दोनों को सही करोगे, कॉमन ले लो, माइनस, अपने आप माइनस आ गया। यूनिट वेक्टर, इससे पहले मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता चुका हूँ कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमने 1 से 2 का निकाला, तो इसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। उसी तरह 2 से 1 के लिए इसके वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी इस पे फोर्स कौन लगा, आपके दिमाग में जाएगा सर यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 2 है, ये कुछ गड़बड़ है। तो मैं आपको बता दूं, हम कह रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, हम इसको K यहाँ पे लेट किए हैं, यहाँ पे भी आप K लेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये K लेट कर लो, K की वैल्यू बाद में आप पुट कर सकते हो, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, या लिख चुके हो तो आप वो भी चल जाएगा। ये दिखाओ 1 2 दिखा रहे हैं, और यहाँ पे सेम टू सेम आया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो B से A का डायरेक्शन 2 से 1 है ना डिस्टेंस के लिए, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अब इससे 2 1 और 1 2 दोनों को सेम करने के लिए माइनस का साइन आता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, या R12 इज नेगेटिव ऑफ R21, दोनों इक्वल है। जब ये डायरेक्शन दोनों के बीच में साइन आ रहा है, इसीलिए F1 F2 इक्वल होने के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं। इससे पता चलता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितना ये इसको फोर्स लगा उतना ही ये भी इसको लगा रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑलवेज इन अपोजिट। ये प्रूव करने के लिए आपको दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डन है, अच्छे से इसका नोट्स बनाओ, आज अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, डन।